जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग 11 अक्टूबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे। हम लोग अटल पेंशन योजना के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। क्यों चर्चा करेंगे? क्योंकि जो टोटल एनरोलमेंट्स हुए हैं अटल पेंशन योजना के अंतर्गत उसने 7 करोड़ का फिगर क्रॉस कर लिया है। जो टोटल एनरोलमेंट्स हुए हैं वो क्रॉस कर चुके हैं 7 करोड़ का फिगर। तो जो भारत में जनसंख्या है, जितनी भी जनसंख्या है उसमें 7 करोड़ लोग जो हैं वो अटल पेंशन योजना के अंदर एनरोल्ड हो चुके हैं और 56 लाख नए एनरोलमेंट्स पिछले साल हुए हैं, यानी कि फिजिकल ईयर 24-25 में। तो ये काफ़ी अचीवमेंट है जिसकी वजह से अटल पेंशन योजना के बारे में कुछ बैकग्राउंड नॉलेज लेना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। लॉन्च डेट कब है इसकी? 9 मई 2015, 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना लॉन्च की गई थी। ठीक है, नाम में क्या है? पेंशन। तो ये क्या करती है? ये पेंशन क्या प्रोविजन प्रोवाइड करती है? किसको? जिसके पास पेंशन नहीं आएगी। अब जो लोग सरकारी नौकरी में थे 2004 से पहले, या उसके बाद जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, उनकी प्रॉपर सैलरीड इंडिविजुअल्स थे, तो वो अपना कहीं कहीं कंट्रीब्यूट करते रहते थे, तो उनके पास पेंशन आएगी। पर किनके पास नहीं आएगी? जो पुअर हैं, जो अंडर प्रिविलेज हैं और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, उनके पास तो नहीं आएगी ना, उनके पास तो पेंशन नहीं आएगी। तो उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनके पास पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, उनके लिए ये पेंशन योजना लाई गई है, ताकि वो छोटा छोटा अमाउंट कंट्रीब्यूट करें और 60 साल के बाद वो धीरे धीरे पेंशन जो है रिसीव करना शुरू करें, 1,000 से 5,000 तक की राशि के बीच। ठीक है, तो इसलिए पेंशन योजना लाई गई है। ये क्या करेगी? ये प्रोवाइड करेगी यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, particularly for the poor, for underprivileged and for the workers in unorganized sector। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या पुअर या अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं, उनके लिए पेंशन का प्रावधान करती है अटल पेंशन योजना। टोटल एनरोलमेंट्स हम लोग ने देखा 7 करोड़ हो गया है और पिछले साल 56 लाख नए एनरोलमेंट्स किए गए हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। हो सकता है आपसे एग्जाम में यही पूछ ले कि फिजिकल ईयर 24-25 में अटल पेंशन योजना में कितने एनरोलमेंट्स हुए हैं। तो पिछले साल 56 लाख एनरोलमेंट्स हुए हैं और टोटल 7 करोड़ एनरोलमेंट्स हो चुके हैं। ठीक है, पेंशन की अमाउंट क्या है? पेंशन की अमाउंट 1,000 से 5,000 के बीच में है और ये डिपेंड करता है जितना सब्सक्राइबर ने कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, जितना सब्सक्राइबर ने कंट्रीब्यूट किया है उसी के हिसाब से 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 की जो पेंशन की राशि है वो मिलेगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी क्या है? क्राइटेरिया क्या है? कौन कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है इसमें? तो जो 18 से 40 वर्ष के अंदर हैं, जो भी इंडिविजुअल्स 18 से 40 वर्ष के अंदर हैं, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अटल पेंशन योजना में। ठीक है, और जो भी इंडिविजुअल इसमें एनरोल्ड है उनको लगभग 20 साल तक कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी वो पेंशन के प्रावधान के जो भी लाभ हैं वो उठा सकते हैं। ठीक है, वो तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो भी इंडिविजुअल एनरोल्ड हैं उनको 20 साल तक कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ स्कीम अटल पेंशन योजना। ठीक है, तो 20 साल तक कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। पेंशन का स्ट्रक्चर क्या है? तो हमने देखा 60 साल के बाद क्या होगा? पेंशन आने लगेगी। ठीक है, 60 साल के बाद कंट्रीब्यूशन के मुताबिक पेंशन आने लगी। अब सब्सक्राइबर जो है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, उनकी डेथ हो जाती है, तो इसका जो बेनिफिट है वो स्पाउस को चला जाएगा। ठीक है, आफ्टर सब्सक्राइबर्स डेथ स्पाउस रिसीव द सेम पेंशन, उनको भी सेम पेंशन मिलेगी, ऐसा नहीं कि उनको कम मिलेगी। ठीक है, तो उनको सेम पेंशन मिलेगी। और जब स्पाउस की भी डेथ हो जाएगी तो जो नॉमिनी है उनको पूरा इकट्ठा हुआ पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो अपॉन डेथ ऑफ बोथ सब्सक्राइबर एंड स्पाउस द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस इज रिटर्न टू नॉमिनी। जितना भी इकट्ठा हुआ पैसा है, इंटरेस्ट है, जो भी है, वो सब नॉमिनी को चला जाएगा सब्सक्राइबर और स्पाउस की मृत्यु के बाद। अब हम लोग देखते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है अटल पेंशन योजना की। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो रेगुलेट करेगी अटल पेंशन योजना को। एनपीएस स्वावलंबन स्कीम क्या थी? तो अटल पेंशन योजना से पहले जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम थी पेंशन प्रोवाइड करने के लिए, वो एनपीएस स्वावलंबन स्कीम थी। तो एनपीएस स्वावलंबन योजना को हटा के अटल पेंशन योजना को लाया गया है। ठीक है, हल्का सा याद रखिएगा कि कौन सी स्कीम को हटा के या कौन सी स्कीम से माइग्रेट किया गया है अटल पेंशन योजना में लोगों को। ठीक है, तो एनपीएस स्वावलंबन स्कीम से अब लोग आ गए हैं अटल पेंशन योजना पे, क्योंकि एनपीएस स्वावलंबन स्कीम की जगह अब आ गई है अटल पेंशन योजना। बेनिफिट्स हमने देखे, कुछ और देख लेते हैं। तो ये जो जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन हैं वो क्या होंगे? टैक्स बेनिफिट्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, अंडर 80 सेक्शन 80 CCD क्लॉज 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो क्या होता है? जैसे भी कोई पेंशन विड्रॉल होता है कहीं जगहों पे, तो वो
टैक्स उनमें टैक्स लग जाता है, पर ऐसा नहीं होगा अटल पेंशन योजना में, ठीक है। तो जो भी पेंशन विड्रॉल होगी उसमें कोई भी टैक्स एग्जाम, वो सारे टैक्स एग्जम्प्टेड है, उनमें कोई भी टैक्स प्रोविजंस लागू नहीं होंगे, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है। यहाँ पे हमने अटल पेंशन योजना के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी, एग्जाम रेलेवेंट जानकारियाँ थी, ये देखी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री से। तो मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मनसुख मांडविया जी ने बताया है कि 10 नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे इंडिया में, ठीक है। कौन से कॉलेजेस? ईएसआईसी। ईएसआईसी क्या होता है? ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ठीक है। कब बनी थी ये? तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंतर्गत एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बना था, ठीक है। ये स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड ऑर्गेनाइजेशन। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है कि ये जो स्टेट के इंश्योरेंस प्लान्स हैं, जो कि सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जो भी इंश्योरेंस प्लान्स हैं उनको देखती हैं, ठीक है, उनको पूरा डिटेलिंग करती है उनकी। ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशियो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन टू वर्कर पॉपुलेशन एंड देयर इमीडिएट डिपेंडेंट्स और फैमिली कवर्ड अंडर ईएसआई स्कीम, ठीक है। तो हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं इंडिविजुअल वर्कर्स को और साथ ही साथ उनके इमीडिएट डिपेंडेंट्स को भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ईएसआईसी। अब बात कर लेते हैं कि करंट में क्या चल रहा है। तो करंट में ये बोला गया है कि 10 नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे, ठीक है। ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है प्रधानमंत्री के गोल का। प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि जो 75,000 नए मेडिकल सीट्स खोली जाएंगी 2029 तक, तो इसी के अंतर्गत नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। 10 नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बोला है कि 75,000 नए मेडिकल सीट्स बनाई जाएंगी, जनरेट की जाएंगी बाय 2029। ये 2024 के इंडिपेंडेंस डे पे बोला गया था, ठीक है। तो उसी के दिशा में ये काम हुआ है। 10 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम को भी एक्सटेंड कर दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम कौन सी है? अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ठीक है। ये हल्का सा याद रखिएगा। ये क्या करती है? ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है जो भी इंश्योर्ड हैं ईएसआईसी के अंदर। जो भी लोग ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, जो भी एनरोल्ड हैं ईएसआईसी के अंदर, वो क्या है, उनको अगर वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उनकी वो टर्मिनेट हो जाते हैं, ले ऑफ हो जाता है उनका, तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए जाएंगे अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंदर, ठीक है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत उनको क्या दिया जाएगा? उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये स्कीम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, इसको बढ़ा दिया गया है 2026 में। नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी उसमें हम लोग अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये दो चार चीज़ें हैं, दो चार स्कीम्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की, वो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। जैसे स्वास्थ्य बीमा योजना है, ठीक है, और ये अटल पेंशन योजना हो गई, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना हो गई। तो ये 5-6 स्कीम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और अक्सर ही सवाल पूछ लिया जाता है। अब हम लोग अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था ईएसआईसी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। तो इसी से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसका नाम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ये कब आई थी? ये कोविड के टाइम पे आई थी, जब लोगों की जॉब चली जा रही थी। तो जॉब का जो प्रेशर है जाने का, उससे बचाने के लिए लोगों को ये अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना लॉन्च की गई थी कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको कुछ बेनिफिट्स दिए जाएं ताकि वो ज़्यादा परेशान ना हो सकें, ठीक है। तो ये कैश कॉम्पनसेशन स्कीम थी, देख लेते हैं। तो ये आई थी 2018 में, ठीक है। ये आई थी 1 जुलाई 2018 को, 1 जुलाई 2018 को आई थी, और फिर इसको बढ़ा के कर दिया गया था जून 2021 तक। और अब इसी को बढ़ा के कब कर दिया गया है? हमने देखा था 2026 तक ही कर दिया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। तो ये ईएसआईसी की स्कीम है, ठीक है। इसमें क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिया जाता है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैश कॉम्पनसेशन, ठीक है। और ये जिंदगी भर में लाइफ टाइम में एक ही बार इस स्कीम का लाभ उठाया जा सकता है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट क्या है? अप टू 90 डेज वंस इन अ लाइफ टाइम, मतलब अनएम्प्लॉयड होने के बाद 90 डेज के भीतर इसका जो भी बेनिफिट्स हैं लाभ उठाए जा सकते हैं, और ये जीवन में एक ही बार होगा। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहला है कि जो इंसान, जो भी एम्प्लॉयड इंसान है, एम्प्लॉयड आदमी है, वो कम से कम 2 साल का उसके पास इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ठीक है। मस्ट हैव कंप्लीटेड 2 ईयर्स ऑफ इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, मतलब उसने अपनी सर्विस में 2 साल कंप्लीट कर लिए हो, इंश्योर्ड सर्विस में 2 साल कंप्लीट कर लिए हो।
must have contributed not less than 70 days in each of the 4 consecutive contribution periods preceding the claim। और लगभग 78 दिनों का 78 डेज का जो है उसने अपना इंश्योरेंस का अमाउंट कॉन्ट्री किया हो। ठीक है, तो ये दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्या, पहले तो वो सर्विस में रहा हो कम से कम 2 साल, तभी तो माना जाएगा कि वो अनएम्प्लॉयड हो गया है, उसकी जॉब चली गई है। ठीक है, तो 2 साल होना चाहिए इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट का। और उन 2 सालों में हर एक साल में क्या क्या होता है, हर एक साल में करना होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्री करना होता है हर एक साल में। ठीक है, तो हर एक साल के अंदर 4-4 कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, मतलब 2-2 साल में 6-6 महीने में एक बार कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये 4 कॉन्जिक्यूटिव कंट्रीब्यूशन हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, मस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड नॉट लेस देन 78 डेज। तो इन 4 कॉन्ट्रीब्यूशन जो हुए हैं, 4 कंजिक्यूटिव कंट्रीब्यूशन जो हुए हैं, वो 78 डेज के अंदर, 78 डेज से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, 78 डेज से कम नहीं होने चाहिए कंट्रीब्यूशन, नहीं तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 2 साल की एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए और 78 डेज से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। बेनिफिट कैन बी क्लेम्ड आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ बीइंग रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के बाद 3 महीने के बाद जो है ये बेनिफिट अवेल किए जा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट कितना है, डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ एवरेज अर्निंग पर डे। तो जितना भी पर डे की अर्निंग है उसका 25% तक अवेल किया जा सकता है। ठीक है, उसका 25% तक अवेल किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, 25% ऑफ एवरेज अर्निंग पर डे अवेल किया जा सकता है। अब ESI एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हम लोग ने देखा था ये 1948 में आया था। दिस अप्लाइज टू ऑल फैक्ट्रीज एंड नोटिफाइड इस्टेब्लिशमेंट। जो भी 10 लोग या 10 से ज़्यादा लोग को एम्प्लॉय कर रहे हैं, कोई भी फैक्ट्री या कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग हैं और जिनका वेजेज जो है वो लगभग 21,000 या 21,000 से कम है, उनको ESIC एक्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और डिसेबिलिटीज़ के लिए ये लिमिट है 25,000 की। ठीक, 25,000 से कम उनकी सैलरी होनी चाहिए। तो क्या है, ESI एक्ट के अंदर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत उनको ये लाभ मिलेगा और ESI एक्ट के अंतर्गत उनको इंश्योर्ड किया जाएगा। कंट्रीब्यूशन रेट क्या है, तो कंट्रीब्यूशन रेट पहले था, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना था, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो था पहले 4.75 था, तो अब टू 3.25 हो गया है। और जो एम्प्लॉय का है वो 1.705 से 0.75 हो गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, जो कंट्रीब्यूशन रिड्यूस हो गया है 6.5 to 4%। मतलब 3.25 जो है वो एम्प्लॉयर करेगा, जो भी नौकरी पर रखता है एम्प्लॉयर वो देगा 3.25% अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के उसमें, अगर उसको अवेल करना है तो, या ESI एक्ट में जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स है उनको कॉन्ट्री करना होता है इंश्योरेंस के लिए, और 0.75% जो है वो एम्प्लॉय खुद करेंगे। ठीक है, तो ये मिला के हो गया 4%। ठीक है, ये मिला के हो गया 4%। कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या होता है, ट्रू कंट्रीब्यूशन पीरियड ईच ऑफ 6 मंथ ड्यूरेशन इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड होते हैं, ये हमने देखा था, 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड होते हैं जिसके अंतर्गत जो है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ लोगों को एग्जेम्पशन दिया जाता है, किसको एग्जेम्पशन दिया जाता है, जिनके जो एवरेज अर्निंग है, जिनकी जो डेली एवरेज वेज है वो 137 रुपीज़ से कम है, वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन से। उनका सारा खर्चा, उनका सारा कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार उठाती है, तो उनको 0% कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक है, और जिनकी 137 रुपए दैनिक आय से ज़्यादा होती है, 137 रुपये से ज़्यादा होती है दैनिक आय, उनको क्या करते हैं, उनको पे करना पड़ता है 0.75%। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में पता चला और ESI एक्ट के बारे में पता चला। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइज के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये रिलेटेड है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से। हमने पिछले 3 दिनों में देखा है कि फिजियोलॉजी में किसको नोबेल प्राइज़ मिला, फिर फिजिक्स में किसको मिला और केमिस्ट्री में किसको दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप वो वीडियोस देख लीजिए। वहाँ पे हमने आपको ये भी बताया था कि इंडिया में कौन कौन लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है और उनकी रिस्पेक्टिव फील्ड्स क्या क्या रही हैं जिनमें उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। साथ ही साथ ये देखा था कि कौन से ईयर में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, यहाँ हम कंटेम्प्रेरी नोबेल प्राइज़ की बात करते हैं, तो लिटरेचर 2024 का नोबेल प्राइज़ अनाउंस कर दिया गया है। तो ये रेसिपिएंट कौन है, किसको दिया गया है, हांग कांग को। ठीक है, हांग कांग को, ये साउथ कोरियन राइटर है। ठीक है, साउथ कोरियन ऑथर है और इनकी जो बहुत बेहतरीन नॉवेल है उसका नाम है द वेजिटेरियन। ठीक है, हो सकता है आपसे यही डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि वेजिटेरियन नॉवेल की ऑथर कौन है, तो आपको याद रखना है हांग कांग। ठीक है, हांग कांग को किस लिए दिया गया है नोबेल प्राइज़, फॉर इंटेंस पोएटिक प्रोज
एड्रेसिंग हिस्टोरिकल ट्रॉमाज एंड ह्यूमन फ्रेजिलिटी। ठीक है, इतना आपको नहीं याद रखना है, हल्का सा पढ़ लीजिएगा, पर याद आपको नहीं रखना है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हांगकांग को मिला है। हांगकांग साउथ कोरिया से आती है, साउथ कोरिया से आती है, और उनकी बहुत ही बेहतरीन नॉवेल है एक, जिनके लिए काफ़ी रिकॉग्निशन दिया गया था उनको, जिसका नाम है द वेजिटेरियन। और ये हांगकांग पहली ऐसी एशियन महिला है जिनको नोबेल प्राइज लिटरेचर में दिया गया है। ठीक है, पहली एशियन वुमेन है और पहली साउथ कोरियन वुमेन है जिन्हें ये मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, फर्स्ट एशियन वुमेन। ठीक है, फर्स्ट एशियन वेंट टू गेट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर कौन थे, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले एशियन मैन कौन थे जिन्हें मिला था नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। ठीक है, हेल्प कर देते हैं हम आपको थोड़ी सी। उनको 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है, गीतांजलि पुस्तक के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, और वो एशिया के पहले इंसान थे जिन्हें ये प्राइज दिया गया था। ठीक है, तो ये नोबेल प्राइज इन लिटरेचर की बात हो गई। अब हम लोग 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो 70th नेशनल फिल्म अवार्ड जो है प्रेजेंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। देख लेते हैं इंडियन सिनेमा की हल्की सी बिगनिंग। पहली फुल लेंथ इंडियन फिल्म जो थी वो राजा हरिश्चंद्र थी, जिसको डायरेक्ट किया था दादा साहेब फाल्के ने। ठीक है, और इन्हीं के ऑनर में एक अवार्ड इंस्टीट्यूट किया जाता है जिसका नाम है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, ये आपको सबको पता होगा। ठीक है, तो ये नेशनल अवार्ड से पहली बार कब दिए गए थे, कब इंस्टीट्यूट किए गए थे, ये 1954 से शुरू किए गए हैं। ठीक है, 1954 से शुरू किए गए हैं। यहाँ हमने थोड़ा बैकग्राउंड देख लिया, अब हम लोग करंट देख लेते हैं। तो इस साल का जो 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स है उसमें बेस्ट फीचर फिल्म अट्टम को मिला है। ठीक है, अट्टम को मिला है जो कि एक प्ले है। ठीक है, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड अट्टम को मिला है। पॉपुलर फिल्म का अवार्ड कांतारा को मिला है। ठीक है, कांतारा को मिला है। हमको लगता है आप सब ने ही देखा होगा, ये बेहतरीन मूवी है। फिर बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग नेशनल वैल्यूज, ये याद रखिएगा, कच एक्सप्रेस को मिला है। ठीक है, क्योंकि नेशनल वैल्यूज को प्रमोट करने वाली जो फिल्म है उसको ये अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है कच एक्सप्रेस। बेस्ट डायरेक्शन दिया गया है सूरज बड़जात्या की ऊंचाई को। ऊंचाई जो एक मूवी है सूरज बड़जात्या द्वारा, उनको बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड है ऋषभ शेट्टी जो कि कांतारा में ही है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है नित्या मेनन फॉर तिरुचि तिरुम्बलम और मानसी पारेख फॉर कच एक्सप्रेस। कच एक्सप्रेस कौन सी है, यहाँ हमने देखा, जो कि बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग नेशनल वैल्यूज वाली मूवी है। ठीक है, बेस्ट चाइल्ड एक्टर श्रीपति फॉर मल्लिकापुरम। श्रीपति फॉर मल्लिकापुरम। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है अरिजीत सिंह को केसरिया गाने के लिए, जो केसरिया तेरा इश्क है पिया वाला गाना है जो अरिजीत सिंह ने गाया है, उनके लिए इसके लिए इनको अरिजीत सिंह को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है, याद रखिएगा, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। दादा साहेब फाल्के कौन है, हमने देखा ये कि इन्होंने पहली फुल लेंथ इंडियन सिनेमा फिल्म बनाई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। कब बनाई थी, 1913 में बनाई थी। ठीक है, बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड किसको दिया गया है, तो ए आर रहमान साहब को दिया गया है फॉर पुनई सेल्वन वन। ठीक है, पुनई सेल्वन वन के लिए जो म्यूजिक दी गई थी ए आर रहमान द्वारा, उसको बेस्ट म्यूजिक के अवार्ड से सम्मानित किया गया है 70वें नेशनल अवार्ड्स में। तो यहाँ पे हमने नोबेल प्राइज इन लिटरेचर देखा और 70th नेशनल अवार्ड्स के बारे में चीजें देखी। नेक्स्ट आते हैं चाइना की एनाकोंडा स्ट्रैटेजी पर। तो एनाकोंडा स्ट्रैटेजी अपना रहा है चाइना, किसके लिए, ताइवान के लिए, क्योंकि ये ताइवान को कंपेल करना चाहता है कि ताइवान जाके चाइना से मिल जाए। ठीक है, तो काफ़ी गहमा गहमी है दोनों के बीच, काफ़ी डिस्प्यूट है दोनों के बीच, आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो कोई बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जान लीजिए ताइवान, ये जो पार्ट है ताइवान चाइना के साउथ ईस्ट में है। चाइना के साउथ ईस्ट में कभी ये मेनलैंड का हिस्सा हुआ था, चाइना का हिस्सा हुआ करता था, पर 1949 में ये अलग हुआ और तब से खींचतान जारी है। मतलब चाइना मानता है कि ताइवान हमारा ही राज्य, हमारा ही एरिया है, पर ताइवान ये मानने को तैयार नहीं है। तो इसी के लिए ये चाइना ने एनाकोंडा स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिसके चलते ताइवान को कंपेल किया जाएगा कि वो रीयूनिफाई हो जाए चाइना से। ठीक है, तो ये एनाकोंडा स्ट्रैटेजी क्या है, ये देख रहे हैं आप ताइवान का फिजिकल मैप। तो इसके इर्द गिर्द क्या करेगी चाइना, अपने सी वेसल्स लगा दिया है, पेट्रोलिंग करता है, अपने नेवल थ्रेड्स देता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालता है, इकोनॉमिक प्रेशर डालता है। और आप जानते हैं एनाकोंडा क्या है, एनाकोंडा अजगर है। तो अजगर क्या करता है, चारों तरफ से घेर लेता है और फिर क्या करता है, फिर आपको स्वॉलो कर लेता है ना। एनाकोंडा ने ऐसा ही करा जाता, एनाकोंडा ऐसे ही करते हैं। तो ऐसी कुछ इनकी नीति है चाइना की। यहाँ पे क्या हो रहा है, मिलिट्री एक्टिविटीज़ इंक्रीज कर दिया जा रही हैं उनकी।
इंकर्जन्स हो रहे हैं ताइवान वाटर्स में, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, ब्लॉकेड किया जा रहा है, चाइना की तरफ से ब्लॉकेड किया जा रहा है, साइबर वॉरफेयर लॉन्च किया जा रहा है ताइवान पे, जिससे क्या हो रहा है, ताइवान बहुत ही अपने आप को थ्रेटेंड महसूस कर रहा है, ठीक है। तो ये चाइना की एनाकोंडा स्ट्रैटेजी जो है, ये ताइवान को रीयूनिफाई करने के लिए मजबूर कर रही है। तो अब हम लोग ताइवान के बारे में कुछ फिजिकल और पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। लोकेशन में सबसे पहले अगर आप राइट मेन में देखेंगे तो आपको दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ताइवान से पास होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ताइवान से पास होता है, ठीक है। ताइवान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ताइवान की कैपिटल है तैपेई, जो कि नॉर्थ में है, ये देखिए आप, तैपेई है, ठीक है, नॉर्थ में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नॉर्थ से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे और आएंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो नॉर्थ में ईस्ट चाइना सी है, ठीक है, याद रखिएगा, नॉर्थ में है ईस्ट चाइना सी। आपको शायद ये लगे कि ईस्ट चाइना सी ताइवान के ईस्ट में हो, नहीं, ये नॉर्थ में है। ताइवान के जो ईस्ट चाइना सी है वो ताइवान के नॉर्थ पार्ट में है, ठीक है। वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट में पैसिफिक ओशन है, ईस्टर्न पार्ट में पैसिफिक ओशन है, और साउथ ईस्ट पार्ट में फिलीपींस है यहाँ पे कहीं, ठीक है, नीचे कहीं फिलीपींस है। और फिलीपींस और ताइवान अलग होते हैं लुजोन स्ट्रेट से, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लुजोन स्ट्रेट किसको किसको अलग करता है, तो फिलीपींस और ताइवान को अलग करता है लुजोन स्ट्रेट, याद रखिएगा, लुजोन स्ट्रेट, ठीक है। फिर हम लोग क्लॉकवाइज मूव करते करते आते हैं साउथ चाइना सी पे। साउथ चाइना सी किस साइड है, तो साउथ वेस्ट साइड में है ताइवान के, ठीक है। और फिर वेस्ट साइड में, नॉर्थ वेस्ट में ताइवान स्ट्रेट है, जो कि अलग करता है चाइना को ताइवान से, ठीक है। चाइना को ताइवान से अलग करने वाला ताइवान स्ट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ताइवान के बारे में देखा, फिजिकल लोकेशन के बारे में देखा, साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशन, ईस्ट चाइना सी, इन सब चीज़ों के बारे में देखा। यहाँ जो ये साउथ चाइना सी है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चाइना ने अपनी 9 डैश लाइन खींच रखी है, जहाँ पे काफ़ी विवाद है और उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं फिलीपीन से, वियतनाम से, मलेशिया से, हर किसी से जो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, उनसे चाइना की काफ़ी टेरिटोरियल बाउंड्रीज को लेके काफ़ी विवाद चल रहा है, आपको पता होगा। और ये साउथ चाइना सी बहुत ही ज़्यादा हॉट बेड है उन टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स का, तो उनमें से ताइवान भी है कि जिनके साथ चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। तो लोकेशन हमने देखा ईस्ट एशिया में है, ये ईस्ट एशिया में आता है। मेन आइलैंड लाइज बिटवीन ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी, ये देखिए, ये साउथ चाइना सी है और ये ईस्ट चाइना सी है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट चाइना है और साउथ वेस्ट में साउथ चाइना सी है, और इसके बीच में ताइवान है, ठीक है। बॉर्डर्स किसके किसके साथ है, यहाँ पे चाइना है, ये चाइना आपको दिखा है, वेस्ट में चाइना है, नॉर्थ में जापान है, ठीक है, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में जापान है, और फिलीपींस साउथ में है, ठीक है। इधर ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पे जापान हो गया, ईस्ट चाइना सी के ऊपर जापान हो गया, और यहाँ पे साउथ में, साउथ ईस्ट में फिलीपींस है। फिलीपींस किससे अलग होता है, लुजोन स्टेट से अलग होता है, ठीक है। पहले कुछ पॉलिटिकल अगर हम बात कर लें इनके ताइवान की, तो जापानीज पहले कंट्रोल करते थे इनको, पहले जापान के कंट्रोल में था 1895 तक, ठीक है। 1895 में जापान के अंदर में आ गया था ताइवान। उसके बाद क्या हुआ, ये 1945 में चाइना के कंट्रोल में चला गया, जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था और जापान ने सरेंडर कर दिया था। तब क्या हुआ था, रिपब्लिक ऑफ चाइना ने कंट्रोल कर लिया था ताइवान को। फिर 1949 में रिवॉल्यूशन होता है कम्युनिस्ट पार्टी वाला, और ये ताइवान अलग हो जाता है। मतलब मेनलैंड तो अलग है ही है, मतलब ये उनकी सत्ता को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो सत्ता है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है, उनको रिजेक्ट कर देते हैं। तब से ये खींचतान जारी है। ताइवान को फॉर्मोसा के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम आपको पूरे वर्ल्ड मैप पे दिखा रहे हैं कि ताइवान की पोजीशन कहाँ है। तो ताइवान यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था ताइवान स्ट्रेट है ना, ताइवान स्ट्रेट मेनलैंड चाइना और ताइवान को अलग करता है। तो उस स्ट्रेट का नाम फॉर्मोसा स्ट्रेट भी है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या नाम है, फॉर्मोसा स्ट्रेट। ताइवान स्ट्रेट को फॉर्मोसा स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है, आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो ताइवान का पुराना नाम क्या था, फॉर्मोसा नाम था, ठीक है, या उसको फॉर्मोसा नाम के से भी जाना जाता है, ठीक है। तो फॉर्मोसा स्ट्रेट किसको किसको अलग करता है, मेनलैंड चाइना को और ताइवान को, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। जो रेड कलर आपको दिख रहा है वो ताइवान, जो रेड एरो दिख रहा है ये ताइवान है, ठीक है। बहुत छोटा सा ताइवान है जिसके बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है। तो ये ऑलमोस्ट सेम लैटिट्यूड पे है, वेस्ट बंगाल के, मध्य प्रदेश के, झारखंड के, राजस्थान के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के, है ना। तो ये ऑलमोस्ट सेम लैटिट्यूड पे है, जैसे कि इंडिया के कुछ मिजोरम है, मिजोरम त्रिपुरा हो गया, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, और पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये सारे जो सेम लैटिट्यूड पे है ताइवान की, ठीक है। तो ये बात हल्का सा आप ध्यान रखिएगा।
ताइवान स्टेट के बारे में हमने देखा। लुजोन स्टेट के बारे में हमने आपको बताया कि सेपरेट्स ताइवान फ्रॉम लुजोन फिलीपींस, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। सराउंडिंग सीज देखे हमने, साउथ चाइना सी टू साउथ वेस्ट, ईस्ट चाइना सी टू द नॉर्थ एंड फिलीपीन सी टू द ईस्ट, ये देखा। पेंगू आइलैंड से इनके अंदर, ठीक है, ताइवान स्टेट से नज़दीक है। और प्रटाज और टैपलिंग आइलैंड भी हैं। प्रटाज आइलैंड से भी काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद है, काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड है बिटवीन ताइवान एंड चाइना, ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे संकल्प प्रोग्राम के बारे में। संकल्प प्रोग्राम कहाँ का प्रोग्राम है? तो हिमाचल प्रदेश का ये सोशल और इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव है। आपको याद रखना है संकल्प प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो चीफ मिनिस्टर साहब है वहाँ के, सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने लॉन्च किया है संकल्प प्रोग्राम। संकल्प प्रोग्राम से क्या होगा? जो ड्रग ट्रैफिकिंग है और जो ड्रग एडिक्शन है उसको कॉम्बैट किया जाएगा, ठीक है। ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग एडिक्शन से जो भी सोशल और पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इल्स हैं उनको कॉम्बैट किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है आपको संकल्प प्रोग्राम क्या करेगा? दिस विल कॉम्बैट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ड्रग एडिक्शन इन हिमाचल प्रदेश। कुछ एनवायरमेंटल सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स आए हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी स्टेट विजन लाया है, जिन्होंने कहा है कि जो हिमाचल प्रदेश है इट एम्स टू बिकम ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 2026, ठीक है। तो आपसे डायरेक्टली यही पूछा जा सकता है कि कौन सा जो राज्य है, भारत का राज्य है जो कि ग्रीन एनर्जी स्टेट हो जाएगा 2026 तक। तो आपको याद रखना है ऐसा स्टेट विजन किसका है? ऐसा ग्रीन एनर्जी स्टेट विजन हिमाचल प्रदेश का है। फिर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इस्टेब्लिश किया गया है नालागढ़ में, ठीक है। इसके बाद स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इस्टेब्लिश किया जा रहा है कांडाघाट, सोलन डिस्ट्रिक्ट में। एकल नारी स्कीम लाई गई है, जिसके अंतर्गत क्या है, 23,000 बच्चों को, जो कि सिंगल मदर्स के बच्चे हैं या विडो के बच्चे हैं, उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। किसके अंतर्गत? एकल नारी स्कीम के अंतर्गत। इसके साथ क्या होगा? वुमेन को एम्पावरमेंट देने के लिए उनको ये और कुछ स्किल बिल्डिंग का भी काम होगा एकल नारी स्कीम के अंदर। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना कब लॉन्च किया गया था? तो ये अगस्त 2024 में ही लॉन्च किया गया था और ये हिमाचल प्रदेश की ही स्कीम है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, डायरेक्टली आपसे यही पूछेंगे कि हिमाचल प्रदेश, या आपको स्कीम का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन से राज्य ने इसको चलाया है, ठीक है। तो याद रखना है संकल्प प्रोग्राम किसका है? संकल्प प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश का है। किसको कॉम्बैट करने के लिए? तो ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग एडिक्शन को कॉम्बैट करने के लिए। ग्रीन एनर्जी स्टेट विजन किसका विजन है 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट हो जाने का? तो ये भी हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है नालागढ़ में। इसके बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया गया है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। किसके लिए? स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए। एकल नारी स्कीम के अंतर्गत क्या होगा? इनमें विमेन एम्पावरमेंट होगा और 23,000 बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। और मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश द्वारा, ठीक है। तो ये हमने हिमाचल प्रदेश की कुछ रिसेंट इनिशिएटिव्स देख लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मुंबई में क्या हुआ है। तो मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स लॉन्च किया गया है। इसको इनॉग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब द्वारा, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स कहाँ पे रिसेंटली खोला गया है? तो मुंबई में खोला गया है। यहाँ पे क्या क्या फोकस होगा? तो फैक्ट्री ऑटोमेशन, AI, डेटा एनालिटिक्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस रोबोटिक्स, EV बैटरी टेक्नोलॉजी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स कहाँ खोला गया है? मुंबई में खोला गया है। और ये स्टैब्लिश किया गया है थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। और ये जो PPP वाला एग्जाम्पल है, आप इसको डिस्क्रिप्टिव में भी यूज़ कर सकते हैं या अपने मेंस आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स कहाँ आया है? तो ये मुंबई में आया है। और ये पार्टनरशिप किसके पार्टनरशिप के साथ खोला गया है? तो ये टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स के साथ खोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बिहार पोस्टल सर्कल की, जिन्होंने रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्पेशल कवर जारी किया है। तो आपको याद रखना है रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी याद में उनको सम्मानित करने के लिए एक स्पेशल कवर उनको समर्पित किया है, उनके लिए जारी किया गया है। किसने किया है? बिहार पोस्टल सर्कल ने किया है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें कॉमोमोरेट किया जाएगा टाटा के कंट्रीब्यूशन को टू इंडस्ट्री, फिलैंथ्रोपी एंड नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इन्होंने लखटकिया कार बनाई थी, जहाँ पे 1 लाख तक की कार लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को कार लेने का, कार खरीदने का मौका मिला था, ठीक है। ऐसे बहुत से अनेकों काम इन्होंने किए थे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो इन्हीं
इन्हीं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए बिहार पोस्टल सर्कल ने एक स्पेशल कवर जारी किया है। तो आपको याद रखना है ऐसा करने वाला कौन सा सर्कल है जिसमें रतन टाटा जी के लिए स्पेशल कवर निकाला गया है, तो वो बिहार पोस्टल सर्कल है। ठीक है, बिहार की बात आई है तो कुछ बिहार के बारे में देख लेते हैं, और बीपीएससी भी करीब है तो हमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो बिहार को सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज देख लेते हैं बिहार की। तो सबसे नॉर्थ में है नेपाल, ठीक है, सबसे नॉर्थ में है नेपाल, ठीक है, याद रखिएगा सबसे नॉर्थ में है नेपाल। फिर ईस्ट में है वेस्ट बंगाल, ईस्ट में है वेस्ट बंगाल, साउथ में है झारखंड, और वेस्ट में है उत्तर प्रदेश। ठीक है, 4 भारतीय राज्य और एक इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करता है बिहार। ठीक है, याद रखिएगा बिहार के नॉर्थ में नेपाल है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, साउथ में झारखंड है, और वेस्ट में उत्तर प्रदेश है। कुछ और बातें हम लोग बिहार की करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो बिहार कब बना था? बिहार बना था 1912 में, उड़ीसा से अलग होकर बिहार बनाया गया था। ठीक है, ये पहले उड़ीसा प्रांत का एक हिस्सा था जिसको 1912 में अलग किया गया था, और पूरा बिहार का जो स्टेट है वो 1950 में बना था आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950। एरिया इनका लगभग 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 सेंसस के मुताबिक 1102 पर किलोमीटर स्क्वायर है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 38 है। कैपिटल पटना है, यहाँ पे ये पटना है। ठीक है, पटना, ये देखिए आप, पटना है। मेजर रिवर्स कौन कौन सी निकलती हैं? तो कोसी निकलती है, गंगा बहती है, गंडक बहती है, कमला, पानार, पुनपुन, ये सारी जो नदियां हैं यहाँ से बहती हैं। फॉरेस्ट एंड नेशनल पार्क देख लेते हैं। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 4-5 सेंचुरियाँ हैं, और एक वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो कि बिहार में स्थित है। नेबरिंग स्टेट्स हमने देखा, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, और वेस्ट बंगाल है। स्टेट एनिमल ऑक्स है, याद रखिएगा ऑक्स। स्टेट बर्ड क्या है? स्पैरो है। स्टेट बर्ड क्या है? स्पैरो है। स्टेट ट्री क्या है? पीपल है। स्टेट फ्लावर है मारीगोल्ड। लिटरेसी रेट क्या है? यहाँ पे साक्षरता दर क्या है? 63.82%। 63.82%, याद रखिएगा, ये 2011 के सेंसस के मुताबिक है। फीमेल्स पर 1000 मेल्स कितनी है? तो सेक्स रेशियो क्या है? 916। ठीक है, 916 सेक्स रेशियो है। असेंबली सीट्स कितनी है यहाँ पे? तो 243 असेंबली सीट्स हैं। पार्लियामेंट्री सीट्स कितनी है? 40 पार्लियामेंट्री सीट्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन हमने बिहार के बारे में देख ली, बिहार का पॉलिटिकल बाउंड्रीज देख ली कि किससे किससे बिहार अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स डिस्कस करते हैं। तो 30 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, और इस बार की थीम है ट्रांसलेशन एंड आर्ट वर्थ प्रोटेक्टिंग, मॉरल एंड मटेरियल राइट्स फॉर इंडिजिनस लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इतनी बड़ी लंबी सी थीम है ट्रांसलेशन डे की। ठीक है, तो आपको याद रखना है ट्रांसलेशन में क्या होता है। ट्रांसलेशन में क्या होता है? हम लोग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो इंडिजिनस लैंग्वेज, याद रखिएगा ये कीवर्ड है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो जनरली ऐसा ऑप्शन एक ही होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिक्स करके नहीं देंगे कि मॉरल एंड मटेरियल राइट फॉर इंडिजिनियस लैंग्वेजेस या इंडिजिनियस लैंग्वेजेस डेवलपमेंट, ऐसा करके कुछ नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं इसमें कॉम्प्लेक्स बनाते हैं चीज़ें, बस आपको डायरेक्टली ऐसा ही कुछ दे देंगे। तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे की जो थीम है उसमें जो कीवर्ड है वो इंडिजिनियस लैंग्वेजेस का है, तो आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड पोस्ट डे। वर्ल्ड पोस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 9 अक्टूबर को। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इस्टेब्लिश किया गया था 1874 में। कहाँ पे? बर्न, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, बर्न स्विट्जरलैंड में एक जगह है बर्न, वहाँ पे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन स्थापित किया गया था 9 अक्टूबर को, जिसको कमोमोरेट करने के लिए 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। और उसी के एक दिन बाद 10 अक्टूबर को हम लोग नेशनल पोस्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेशनल पोस्ट डे सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको ये याद रखना है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1878 में स्टैब्लिश किया गया था। थीम क्या है वर्ल्ड पोस्ट डे की? तो थीम ये है कि 150 साल पूरे हो चुके हैं, 1874 से 2024 तक 150 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये है 150 ईयर्स ऑफ एनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपल अक्रॉस नेशंस। तो ये इस बार की थीम है वर्ल्ड पोस्ट डे की। ठीक है, तो याद रखिएगा 150 साल पूरे हो रहे हैं पोस्ट डे के, जिससे ये थीम बनी है 150 ईयर्स ऑफ एनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपल अक्रॉस नेशंस। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे नेशनल पोस्टल डे की। तो 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्टल डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसी के साथ नेशनल पोस्टल वीक भी सेलिब्रेट किया गया है। हो सकता है आपसे यही पूछ लिया जाए कि अक्टूबर 10 को क्या मनाया गया था।
नेशनल पोस्टल डे के अंदर, ये अक्टूबर 11 को, अक्टूबर 12 को, तो देख लेते हैं। अक्टूबर 10 को सेलिब्रेट किया गया नेशनल पोस्ट डे। उसके बाद 11 अक्टूबर को पीएलआई डे सेलिब्रेट करेंगे। 12 अक्टूबर को स्टैम्प कलेक्शन डे। 13 अक्टूबर को बिजनेस डेवलपमेंट डे। 14 अक्टूबर को बैंकिंग डे। और 15 अक्टूबर को मेल डे। ठीक है, तो ये नेशनल पोस्ट डे में जो पोस्टल वीक है उनसे रिलेटेड सेलिब्रेशंस हैं। ठीक है, तो आपको इसको हल्का सा दिमाग में रखिएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग 10 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ठीक है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की थीम है मेंटल हेल्थ एट वर्क। मेंटल हेल्थ एट वर्क इस बार की थीम है। ठीक है, मेंटल हेल्थ एट वर्क। 11 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं और इस बार की थीम है गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। 38 समर नेशनल गेम्स के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो 38 समर नेशनल गेम्स कहाँ पे होस्ट किया जाएगा? उत्तराखंड में होस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है, बस इतना ही याद रखना है कि जो 38 समर नेशनल गेम्स है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, तो वो उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। कौन सा एडिशन है समर नेशनल गेम्स का? तो 38 एडिशन है समर नेशनल गेम्स का, जो कि जनवरी 28 से 14 फरवरी के बीच खेले जाएंगे 2025 में उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये हल्की सी न्यूज़ याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं आंद्रे इनिएस्टा पे। तो ये बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर रहे हैं, स्पेन के बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। किसने? आंद्रे इनिएस्टा ने। ये कहाँ से आते हैं? तो ये आते हैं स्पेन से। ठीक है, ये कहाँ से आते हैं? ये स्पेन से आते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, 2010 में फीफा वर्ल्ड कप जीतने में काफ़ी मदद की थी। ठीक है, 2010 के फीफा वर्ल्ड कप में इन्होंने स्पेन को पहला टाइटल जिताया था। ठीक है, स्पेन को पहला टाइटल जिताया था 2010 में। ठीक है, इतना याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है आंद्रे इनिएस्टा किससे संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। कहाँ से आते हैं? तो स्पेन से आते हैं। ठीक है, स्पेन से आते हैं। आगे बढ़ते हैं, राफेल नडाल, ये भी स्पेन से आते हैं और ये टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये टेनिस खिलाड़ी स्पेन से आते हैं और टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने भी अपना अनाउंस किया है अपना रिटायरमेंट। ठीक है, आंद्रे इनिएस्टा फुटबॉल से रिलेटेड है और राफेल नडाल इस टेनिस से रिलेटेड है और दोनों ही स्पेन से आते हैं। ठीक है, तो इनका फाइनल इवेंट होगा राफेल नडाल जी का डेविस कप फाइनल। ठीक है, ये फाइनल डेविस कप खेलेंगे और उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। इन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल्स 22 टाइटल्स जीते हैं। फ्रेंच ओपन इन्होंने 14 बार जीता है। यूएस, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने 2-2 बार जीता है। और ओलंपिक गोल्ड मेडल इन्होंने एक बार सिंगल में जीता है और एक बार डबल में जीता है। इतना डिटेल में नहीं याद रखना है आपको, लेकिन फिर भी एक हल्की सी नज़र देख लीजिए। ठीक है, ग्रैंड स्लैम टाइटल्स में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल्स किसने जीते हैं? तो नोवाक जोकोविक हैं, इन्होंने 24 बार ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है। उसके बाद राफेल नडाल हैं जिन्होंने 22 बार जीता है और उसके बाद थर्ड नंबर पे रॉजर फेडरर हैं जिन्होंने 20 बार ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं। ठीक है, ग्रैंड स्लैम टाइटल्स क्या होते हैं? फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन और ओलंपिक गोल्ड मेडल, ये सारे क्या होते हैं? ये ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है राफेल नडाल जो टेनिस से संबंधित हैं वो भी अब रिटायर हो रहे हैं।